तो जिस तरह से रूस के हमले जारी हैं, साफ संकेत है कि वॉर जोन में टेंशन आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। लेकिन इस दौरान चीन और ताइवान के बीच भी तनाव चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। क्या हुआ है पिछले 24 घंटे में, इस पर भी हम बात करेंगे। तस्वीरें होंगी, खबरें होंगी वॉर जोन से। नमस्कार, मैं हूं रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि और करुणा। साथ ही हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक पैनल है, उनसे समझेंगे कि युद्ध किस तरफ बढ़ रहा है और जो नया टेंशन जोन है वहां क्या कुछ हलचल है। रूस और यूक्रेन की जंग महाविनाशक मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि पहली बार जेलेंस्की ने पुतिन के दिल पर हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर क्रीमिया पुल को उड़ाने की साजिश रची है। अब बारी पुतिन की है, जल्द ही रूस की तरफ से भी यूक्रेन में विध्वंसक हमला हो सकता है। उधर अमेरिका ने पहली बार माना है कि यूक्रेन जंग में हार रहा है। पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे, वॉर जोन से ग्राउंड रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि रूस यूक्रेन के साथ ही एक और नया वॉर फ्रंट कहां खुल चुका है। और वॉर के वीडियो के साथ विश्लेषण भी करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की। यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर हमला किया है। क्रीमिया ब्रिज के पास यूक्रेन का ड्रोन अटैक। क्रीमिया ब्रिज के पास तमन में ये अटैक हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से तमन के ऑयल डिपो को उड़ाया है। यूक्रेन के हमले के बाद ऑयल डिपो में आग लग गई। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस गोल घेरे में जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये ड्रोन अटैक है। और ड्रोन अटैक जहां पर हुआ वहां पर अचानक से आग का गोला और धुएं का गुबार देखने को मिला। ये ऑयल डिपो है जहां पर अटैक हुआ। ऑयल डिपो पर अटैक किया गया है। पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये यूक्रेन का ड्रोन अटैक है क्रीमिया पुल के पास, बहुत नजदीक है ये ऑयल डिपो, जो कि क्रीमिया पुल के पास ये अटैक किया गया है। ये तस्वीरें वाकई महाविनाश की ओर ले जाती हुई इसीलिए भी दिख रही हैं क्योंकि क्रीमिया, जो कि रूस के लिए बहुत अहम है, इसके नज़दीक बहुत बड़ा अटैक हुआ है। मनीष झा हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं वॉर जोन से। मनीष, ये जो ताज़ा अटैक हुआ है ये क्रीमिया के बहुत पास बताया जा रहा है। हुआ क्या? एक ऑयल डिपो है जिसे निशाना बनाया गया यूक्रेन की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, जब आप रूस के मेनलैंड टेरिटरी से क्रीमिया की तरफ बढ़ते हैं, क्रीमिया पुल को पार करते हुए, फिर चाहे आप सड़क मार्ग के जरिए जाएं या ट्रेन के जरिए जाएं, तो रूस के मेनलैंड का आखिरी स्टेशन है तमन। और उसके बाद फिर क्रीमिया का पुल है और क्रीमिया पुल के उस पार फिर क्रीमिया का हिस्सा है। तो वैसी स्थिति में तमन के पास आपको सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े ऑयल टैंक दिखाई देंगे। उसमें से एक दो टैंक पर जो कृष्णोदार रीजन में है तमन में, वहाँ पर यूक्रेन के ड्रोन से अटैक हुआ है आज बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में, और उसकी वजह से आग की लपटें वहाँ पर दिखाई देने लगी। हालांकि जो तमन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने तुरंत वहाँ फायर ब्रिगेड को रवाना किया, आग बुझाने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये पहली बार है जब ब्लैक सी को पार करके, जब क्रीमिया पुल को पार करके, उसके बाद तमन में जो ऑयल डिपो है उस पर यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया है। अब तक जितने भी अटैक हुए थे वो पुल के इस पार हो रहे थे, यानी क्रीमिया वाले लैंड में। लेकिन इस बार पहली बार है जब क्रीमिया पुल को पार करके तमन में, यानी रूस का जो ट्रेडिशनल मेनलैंड टेरिटरी है, उस पर अटैक किया गया है। वहाँ पर बहुत भारी संख्या में आपको ऑयल टैंकर्स दिखेंगे, वहाँ पर मिलिट्री एसेट्स दिखेंगे। हमने खुद कई बार जब वहाँ से आते जाते वहाँ पर रूस की ताकत भी देखी है और रूस के ऑयल स्टोर भी देखे हैं। वहाँ पर यूक्रेन की तरफ से आज सुबह सवेरे अटैक किया गया, जो बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल मनीष, बहुत बड़ी बात है और वही हो रहा है जिस बात का अंदेशा था। आप देखिए, मेनलैंड में जाकर अब यूक्रेन की तरफ से हमला किया गया है, पहले सेवेस्तोपोल और अब क्रीमिया ब्रिज के पास एक बार फिर से हमला हुआ है। यूक्रेन के ताजा हमलों के बाद वॉर जोन से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के साथ सभी फ्रंटलाइंस पर रूसी फौज हाई अलर्ट के मोड पर आ गई है। सभी मोर्चों को रूसी सेना ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। 9 मई तक रूसी सेना कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। 9 मई जो कि रूस के लिए काफी अहम और बड़ा दिन है। इन इलाकों में आम लोगों के आने जाने पर काफी खास सख्ती है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है रूस की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, युद्ध क्षेत्र में महसूस होकर रोज जो यहाँ का डेवलपमेंट है वो तो मुझे दिखाई दे ही रहा है, लेकिन बीते 2-3 दिनों में यहाँ फ्रंट लाइन पर बहुत ही ज़्यादा सख्ती हो गई है। साथ ही साथ
यहाँ पर मौजूद कमांडर को और सभी सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये आशंका है कि किसी भी जगह पर यूक्रेन की तरफ से जो ऑफेंसिव हमला हो, तो वैसी स्थिति में जब रूस 9 मई को विजय दिवस मनाएगा, तब ऐसी कोई नकारात्मक सूचना रूस के लिए ना आए, कोई ऐसी घटना ना हो जिससे रूस का मनोबल गिरे। तो रूसी सेना अलर्ट के मोड में है। रूसी सेना ने अपने कमांडर और अपने सैनिकों को कहा कि हर मोर्चे पर यहाँ चुस्त दुरुस्त रहना है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अभी आप देख रहे हैं धूप खिली हुई है, मौसम साफ है, लगातार फायरिंग हो रही है। फायरिंग होने की वजह से ही हमें भी कहा गया है कि हम लोग फ्रंट लाइन से दूर रहे, क्योंकि वहाँ खतरा है। वहाँ ड्रोन से भी अटैक हो रहे हैं, रॉकेट से भी अटैक हो रहे हैं, और फायरिंग की जो इंटेंसिटी है वो काफी बढ़ गई है पिछले 2 दिनों में। हमने आपकी साहसिक रिपोर्ट्स भी देखी हैं और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अपनी सावधानी के साथ ही ये ग्राउंड रिपोर्ट्स हमारे सामने रखें, दर्शकों के सामने रखें, और तमाम वो तस्वीरें भी हम तक आपने पहुंचाई हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसवीपी सिंह जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट सुमित कुमार झा फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु, ये जो अब हमें नजर आ रहा है कि क्रीमिया को लेकर फिर से एक फ्रेश अटैक की कोशिश, या मान लीजिए अटैक, ये नजर आ रहा है, ये वही रेड लाइन है जिसको लेकर पुतिन बार बार आगाह करते रहे नेटो को, यूक्रेन को, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि यूक्रेन या नेटो का कोई इंटेंशन है उस रेड लाइन को रिस्पेक्ट करने की। देखिए, ये रेड लाइन का जो कॉन्सेप्ट है ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। जब युद्ध शुरू हुआ था उस समय रेड लाइन कुछ और था। उसमें रेड लाइन था जैसे ही यूक्रेन रशिया की धरती पे कोई वॉर करेगा तो वो रेड लाइन क्रॉस करेगा। वो रेड लाइन देखिए ब्लड सी हो गई है, इतना समय निकल गया है। नेचुरली यूक्रेन इस समय चाहता है कि लड़ाई जो है वो रशिया की धरती पर, इसी के तहत उसने क्रीमिया ब्रिज के पास, तमन के पास ये ऑयल डिपो पे अटैक किया। इसके पहले सेवेस्टोपोल पे किया था, उसके पहले बुनास्क में किया, फिर बल्गोरोड में किया। ये सारे जो नेबरिंग जो स्टेट है रशिया के, वहां पे यूक्रेन हमला कर चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हिंटरलैंड में अटैक करना। ये तभी संभव है जब उसको लॉन्ग रेंज मिसाइल मिल जाएंगे, F-16 जो मिलने की संभावना है वो हो जाएंगे। उसके बाद देखिए लेपर्ड टैंक है, अब्राहम टैंक है, इसकी भी संख्या उसने इकट्ठी कर रखी है। ये एक मेजर ऑफेंसिव की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए इसको लॉन्च करने के लिए उसको डिसाइड करना पड़ेगा किस एरिया में लगाना है। बखमुत में स्टेलमेट है, लिहाजा वो अब खरसों इलाके में या ज़ेपोरिज़िया इलाके में इसको इस्तेमाल करेगा, जिससे वो मैक्सिमम डिविडेंड ड्रॉ कर सकेगा और रशियन फोर्सेस को पीछे भेज बड़ी बात सर आप कह रहे हैं कि अब जो टारगेट है, वो फोकस है, वो खेरसोन और ज़ेपोरिज़िया इलाका है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्रीमिया को जोड़ने वाले पुल को फिर उड़ाएगा यूक्रेन। एक बार फिर हिम्मत करेगा यूक्रेन, ऐसा बताया जा रहा है। ज़ेलेंस्की का करीबी ओलेक्सी एरेस्टोविक का दावा है क्रीमिया को जोड़ने वाले कर्च स्ट्रेट ब्रिज पर अटैक की तैयारी रची जा रही है। रूस पर विध्वंसक पलटवार की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। तो बिल्कुल ये देखिए अक्टूबर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिछले साल की, जब हमला बोला गया था यूक्रेन की तरफ से। और एक बार फिर से कर्च स्ट्रेट ब्रिज आखिर कितना है, क्योंकि इस पर एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है। क्रीमिया को रूस से ये जोड़ता है। पुल रूसी कब्जे के सिंबल का प्रतीक है। पुल उड़ाने से रूसी सेना को मदद रुक जाएगी। पुल की वजह से यूक्रेन पर रूस को बढ़त हासिल है। पुल से ही रूस ने सैनिकों को यूक्रेन भेजा है। यूक्रेन पर हमले के बाद प्रमुख सप्लाई रूट यही कर्च ब्रिज बना हुआ। मेजर जनरल एसवीपी सिंह सर, मेरा सवाल आपसे है, हमने पिछली दफा देखा जब अक्टूबर में हमला किया गया था तो कैसे 24 घंटे के अंदर बड़ा विध्वंस लाया गया था पुतिन की तरफ से यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। अगर फिर से ऐसी हिमाकत होती है तो आप क्या देख रहे हैं? फिर इसमें तो कोई शक नहीं है करुणा कि पुतिन एक बहुत भयंकर हमला डालेगा यूक्रेन के ऊपर। ये उनकी रशियन स्ट्रैटेजी हमेशा रही है। पर अगर हम देखें इस समय स्ट्रैटेजी दोनों देश क्या कर रहे हैं, देखो ये एक का काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का और दूसरा रशिया का ऑफेंसिव। इसके लिए दोनों देशों की स्ट्रैटेजी है कि जितनी भी उनकी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है दुश्मन की, उसके लॉजिस्टिक सप्लाई डिपोज हैं, उसके कंसंट्रेशन एरियाज हैं, उसके आर्टिलरी मिसाइल कंसंट्रेशंस हैं, उसके ऊपर वो हमला करके उनको बर्बाद करे। अगर दोबारा अटैक करता है तो फिर अंजाम बहुत खतरनाक होगा। पहले भी 87 मिसाइलें दाग दी थी रूस ने जब क्रीमिया ब्रिज पर अटैक किया था। देखिए ज़ेलेंस्की इस टाइम और यूक्रेन का उन्होंने बहुत ऊंचे दर्जे का मुद्दा रखा है कि क्राइमिया किसी हद तक लेना है उन्होंने, और उसको अचीव करने के लिए बहुत मुश्किल है
ठीक है, तो बिल्कुल। एक गो में नहीं कर सकता, बिल्कुल, इतने समय के पॉकेट्स में, टुकड़ों में कर सकता है। इतना समय बीत जाने के बाद भी यूक्रेन की तरफ से कम वैसा कोई ऑफेंसिव मूव हमें नजर नहीं आया, अगर एक को छोड़ दिया जाए, उस कर्च ब्रिज को छोड़ दिया जाए तो। और देखिए, फ्रंट लाइन पर रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। इस बीच बर्फबारी के बीच यूक्रेन का विध्वंसक अटैक, MLRS से रूसी ठिकानों को निशाना बनाया। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की भी खबर है। तो देखिए, दोनों तरफ से वार पलटवार, और फिलहाल ये तस्वीरें बर्फबारी के बीच आमने सामने की जंग। और देखिए, एक और बड़ी खबर, रशियन आर्टिलरी का भीषण कहर देखने को मिला है। होवित्जर से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूसी आर्टिलरी अटैक से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों में भारी तबाही देखी जा रही है। आप देखिए तस्वीर। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के ताबड़तोड़ अटैक के बाद कीव की एटमी धमकी, रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव की न्यूक्लियर चेतावनी जारी हुई है। यूक्रेन के परमाणु प्लांट पर हमला हुआ तो अंजाम विनाशक होगा। ओलेक्सी ने रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की धमकी दी है। युद्ध अब न्यूक्लियर खतरे के मुहाने पर है और न्यूक्लियर वॉर होने वाली है, क्योंकि ये जिस तरह का थ्रेट पनप रहा था, अब तो वार्निंग आ रही है सामने। यूक्रेन ने रूस के परमाणु प्लांट पर हमले की धमकी दी है। ज़पोरिज़िया प्लांट पर रूसी कब्जे का बदला चाहता है यूक्रेन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर हमला हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले से लोगों की जान पर खतरा है। ओलेक्सी रेजनिकोव, जो कि रक्षा मंत्री हैं यूक्रेन के, उनकी तरफ से कहा गया है और वार्निंग दी गई है। अब यूक्रेन करेगा क्या, हम आपको ये बताते हैं। क्या यूक्रेन रूस पर विध्वंसक हमला करने वाला है? बड़ा सवाल ये है। क्या यूक्रेन रूस पर परमाणु हमला करेगा? दूसरा सवाल ये है। क्या रूस में घुसकर न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करेगा यूक्रेन बदला लेने के लिए? ये तीसरा सवाल है। क्या यूक्रेन रूस से ज़पोरिज़िया प्लांट का बदला लेगा? और ये कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन रिवेंज मोड में ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और अटैक की सिचुएशन में है। बिल्कुल। और देखिए, यूक्रेन की जो ये धमकी है, यूक्रेन की तरफ से जो ये थ्रेट है, इसके मतलब क्या है? ज़पोरिज़िया प्लांट के पास रूस यूक्रेन की जंग, दोनों तरफ से प्लांट के पास हो रही है अभी गोलीबारी। भीषण जंग की वजह से ज़पोरिज़िया प्लांट पर खतरा बना हुआ है और इसको लेकर आज से नहीं, काफी महीनों से बातचीत चल रही है कि क्या ये वास्तविक खतरा है। आईएईए भी प्लांट से रेडिएशन के खतरे पर आगाह कर चुका है। न्यूक्लियर प्लांट ठप पड़ने से ब्लास्ट की आशंका बनी हुई है। सुमिजा, ज़पोरिज़िया को लेकर, न्यूक्लियर प्लांट को लेकर, आईएईए की चेतावनियों को लेकर चर्चा बहुत हुई, लेकिन दोनों की तरफ से कोई भी ऐसा मूव हमें नहीं दिखा कि वो इसकी फिक्र करते हैं, न रूस न यूक्रेन। वहाँ पे रूस का कब्जा है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद्युत उत्पादन के लिए जो ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अगर वो आईएईए कह रहा है कि इसमें रिसाव अगर हुआ तो ये जान माल के लिए खतरे की बात है। अब रूस इसमें किसी भी परिस्थिति में नहीं चाहेगा कि उसकी कब्जा यहाँ पर कमज़ोर पड़े। यूक्रेन के निश्चित रूप से यूक्रेन का क्षेत्र है, यूक्रेन वो उसको अपने पास लेना चाहता है, इसलिए वो पुरजोर कोशिश कर रहा है। उसका कोशिश अभी कहीं सफल वहाँ पर तो नहीं दिख रहा है आने वाले समय में। अब इससे क्या ये न्यूक्लियर वार की तरफ जाएगा, ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी और ज़्यादा होगा कि हम किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वार की तरफ जा रहे हैं। कुल मिला के कवायद तो यूक्रेन की तरफ से निश्चित रूप से रहेगा कि वो उसके कब्जे में जाए। यूक्रेन, रसिया चाहेगा कि स्टेटस को बना रहे और डॉनबॉस के इलाका जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, ये याद रखिए। रूस की महत्वपूर्ण जो समस्या यहाँ पर ये नहीं कि ज़पोरिज़िया में उसका नियंत्रण कमज़ोर होगा कि नहीं, उसकी जो समस्या यहाँ पर डॉनबॉस के इलाके में कि उसकी जो स्थिति वो कैसे मजबूत हो जाए और ये निश्चित हो जाए, सुनिश्चित हो जाए कि आने वाले समय में जो 4 राज्य पे जो यूक्रेन का है, जिस पे वो कब्जा किया है, वो स्थापित हो जाए। तभी जाके कुछ रूस इस तरीके से कुछ हिदायत, कुछ रास्ता निकालेगा जिससे संबंध बातचीत के लिए बन सके। ठीक है, ठीक है। सुमित जी, मनीष झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे वॉर जोन से। मनीष, कुछ आप बता रहे हैं? मनीष, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अगर मैं आपको कहूं कि डोनेट्स्क के आसमान में, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है कि इस वक्त डोनेट्स्क के आसमान में लगातार धमाके एक के बाद एक हो रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर मुझे आवाज रह रहकर सुनाई दे रही है, धमाके की आवाज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चूंकि धूप खिली हुई है, आसमान साफ है और ये बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग होती है, चाहे दोनों साइड से लगातार फायरिंग करने के लिए, शेलिंग करने के लिए, और इसीलिए हर 2-4 मिनट में मुझे धमाके की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। ऐसे समय में फ्रंट लाइन पर जाने का भी एक रिस्क ये रहता है कि ड्रोन के जरिए आपको तुरंत ट्रैक किया जा सकता है,
चाहे वो सेना की मूवमेंट हो या किसी भी तरह की मूवमेंट हो। हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि जब हम आर्मर्ड व्हीकल से गए थे उस वक्त वहाँ पर बारिश हो रही थी, लेकिन अगर बारिश नहीं होती, मान लीजिए अभी का मौसम होता, तो तुरंत आप ट्रैक हो सकते हैं, दुश्मन के हमले के जद में आ सकते हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको कहूँ तो डोनेट्स्क में आज फिर लोगों को इस बात का डर है कि कहीं फिर से यहाँ इस शहर में बहुत ज़्यादा शेलिंग ना हो, क्योंकि यही जानकारी है कि 4 मई और 5 मई को इस इलाके में यूक्रेन की तरफ से ज्यादा बड़े हमले हो सकते हैं, क्योंकि आशंका है कि 4 और 5 मई यहाँ से पास है। बड़ी बात मनीष आप कह रहे हैं कि आशंका है कि 4 और 5 मई को हमले डोनेट्स्क में हो सकते हैं और इसीलिए ये रडार पर भी है। आएंगे आपके पास मनीष, एक बार फिर से एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग का वीडियो आया है। यूक्रेनी टैंकों पर रूसी सेना का कहर, एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम से बारूदी हमला किया गया। यूक्रेन के कई टैंकों के तबाह होने की खबर है। अगली बड़ी खबर, रूसी ठिकानों पर यूक्रेन का भीषण प्रहार। यूक्रेन ने हाइमार्स से किया विध्वंसक हमला। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को बड़ा नुकसान। ज़ापोरिज़िया में रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग देखी जा रही है। ज़ापोरिज़िया में कब्जे वाले इलाके को अब रूस बचाने में जुटा हुआ है। रूस ने ज़ापोरिज़िया में S-300 डिफेंस सिस्टम को भेजा है। मारियोपोल से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भेजा गया है रूस की तरफ से। ज़ापोरिज़िया को फिर से हासिल करना चाहता है यूक्रेन। तो जिस तरह से मनीष भाई बता भी रहे थे, चाहे खरसा हो, ज़ापोरिज़िया हो, डोनेट्स्क हो, लुहांस्क के वो इलाके जिन्हें अपना घोषित किया जा चुका है रूस की तरफ से बहुत पहले ही, अब उन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है रूस के सामने। निधि, बिल्कुल, तो क्या ज़ापोरिज़िया से एटमी विनाश होगा? अब हम इस पर नजर डालेंगे। कैसे यूक्रेन के इस वक्त रडार पॉइंट पे ज़ापोरिज़िया है और ज़ापोरिज़िया में S-300 सिस्टम रूस ने भेज दिए हैं, तो दोनों ओर से जो लड़ाई है वो बड़ी होती जा रही है, तेज होती जा रही है। और ज़ापोरिज़िया जो कि न्यूक्लियर प्लांट है, तो इसलिए खतरा भी बहुत ज्यादा है। तो क्या ज़ापोरिज़िया से आपका एटमी हमला होगा? अब आपको बताने जा रहे हैं। ज़ापोरिज़िया की किलेबंदी में रूस जुटा हुआ है। ज़ापोरिज़िया में S-300 तैनात कर रहा है रूस। मारियोपोल से डिफेंस सिस्टम ला रहा है रूस। 5 ट्रकों में S-300 ज़ापोरिज़िया लाए गए हैं। इमारतों की छतों पर सेना की तैनाती बढ़ाई गई है। ज़ापोरिज़िया में रूस यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। और मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो नया सेंटर पॉइंट है वो अब ज़ापोरिज़िया है और ये बहुत खतरनाक हो सकता है। इट्स वेरी डेंजरस कि यहाँ पर एटमी पावर प्लांट है और अगर यहाँ टारगेट हुआ तो फिर तो तबाही का एक नया आलम छिड़ जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं और उसकी वजह यह है, ऐसा नहीं है कि यूक्रेन को समझ में नहीं आता है कि इससे कितनी बड़ी तबाही होगी। और सबसे बड़ी बात है कि अगर ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में कुछ भी हुआ तो सबसे ज़्यादा यूक्रेन के लोग ही उसके चपेट में आएंगे। तब भी वो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि न्यूक्लियर प्लांट पर एक बार अगर अटैक सफलतापूर्वक कर लिया गया तो उससे पूरी दुनिया का रूस पर और अधिक दबाव होगा, रूस पीछे हटने को मजबूर होगा और यूरोप को मजबूरन इस लड़ाई में कूदना होगा। तो यूक्रेन इस तरह के एकदम, अगर आप कहें तो एक्सट्रीम नेगेटिव थॉट के साथ न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ज़ेलेंस्की ये सोचते हैं कि वो ज़ापोरिज़िया पर या किसी दूसरे न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक करके पूरी दुनिया को बेबस कर देंगे, तो मुझे लगता है कि ये उनके लिए सबसे बड़ा सुसाइड होगा। लेकिन खबर यही है कि ज़ेलेंस्की की सेना अपने इसी प्लान के तहत आगे बढ़ रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन जंग पर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। अमेरिका ने पहली बार माना यूक्रेन से जंग जीत रहा है रूस। अमेरिकी जनरल कैवोली ने रूस की जीत का दावा किया है। मीडिया ने रूसी सेना की ताकत को कम दिखाया है। कैवोली की तरफ से कहा गया, अमेरिकी जनरल कैवोली ने रूस की जीत का दावा किया। I'd like to underline your comment about the specificity of the degradation of the Russian forces. Much of the Russian military has not been affected negatively by this conflict. But I can say that the Russians are more active than we've seen them in years. I'd like to underline your...
तो कैवेली के इस दावे को आपने सुना, क्या कहा गया है रूस की जीत को लेकर? इस पर भी जल्दी से बिग बॉल के माध्यम से नजर डालते हैं, बड़ी बातें इसमें क्या कही गई हैं इस दावे में। तो जो पहली बड़ी बात यह है वो ये कि अमेरिका ने यूक्रेन की जीत की उम्मीद छोड़ी। इन बातों से तो कम यही नजर आ रहा है, यही लग रहा है। अमेरिका को यूक्रेन की सेना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और अमेरिका ने माना है कि रूस की सेना बहुत ताकतवर है। इन बयानों का अर्थ कम से कम यही नजर आ रहा है। रूसी हथियारों के सामने यूक्रेन का टिकना मुश्किल नजर आ रहा है। ये सारी चीजें अपने आप में एक इंडिकेटर है। हालांकि देखिए, दावे अभी ग्राउंड पर कुछ और ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका से जो बार बार ये खबरें आती हैं इनके भी कुछ संकेत है। सिंह सर, आप इसको कैसे देखते हैं? आज एक खबर और भी है, मैं ऐड कर दूं, अमेरिका की अपनी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है युद्ध के बाद से। बिल्कुल सही है रवि। देखें, अमेरिका के जनरल मिले ने भी 2-3 बारी कहा है कि पर्टिकुलरली इस साल तो हम जीत प्राप्त नहीं कर सकते यूक्रेन के लिए। दूसरा है, अभी जो जनरल कैवेली की भी स्टेटमेंट है वो एक ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करने वाली बात है। और तीसरा, अगर हम ऑन ग्राउंड देखें, जो कुछ यूक्रेन को चाहिए थे हथियार और एम्युनिशन सिस्टम, उसमें काफ़ी शॉर्ट कमिंग डेफिशिएंसी है, उसके पास कमी है खास करके एम्युनिशन में। और नेक्स्ट पॉइंट मैं बताऊंगा कि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट में बहुत दबाव है बाइडेन के ऊपर कि उनको अटैक्स एमएस दें, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, जो कि 300 किलोमीटर की रेंज है, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, और F-16 दें। पर बाइडेन उसके ऊपर रुका पड़ा है। क्यों? वो देख रहा है कि लड़ाई, क्योंकि लड़ाई का रुख इस समय यूक्रेन के फेवर में नहीं है और अगर हम इतने अपने हथियार और भेज देंगे तो उसमें क्या है कि अमेरिका का ही नुकसान है। और तीसरा है कि उसके अभी M1 एब्राहम्स सिस्टम भी जो टैंक्स हैं वो भी बड़ी उन्होंने आस्ते आस्ते दे रहे हैं और अमेरिकन सेनेटर्स ने बोला है ग्लेशियल स्पीड के साथ दे रहे हैं, जैसे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। मदद देने में भी मतभेद है। उन्होंने एक तरह का घोड़े की लगाम पकड़ के रखी। ठीक है, तो और बिल्कुल, और अब ये कैवेली की तरफ से स्वीकार करना कि यूक्रेन रूस जंग में रूस जीतता हुआ नजर आ रहा है। क्रीमिया के सेवास्तोपोल में फिर से जोरदार धमाका हुआ है। बड़ी खबर, सिम्फरोपोल एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर यह विस्फोट हुआ। तस्वीरें आप देखिए, यूक्रेन से ड्रोन अटैक की आशंका है एक बार फिर से। तो सेवास्तोपोल के पास यह है सिम्फरोपोल एयरपोर्ट, जहां पर यह धमाका। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, पेंटागन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट लीक से यूक्रेन डरा हुआ है। सहयोगी देशों से जानकारी छिपा रहा है। यूक्रेन से जुड़ी जानकारी साझा नहीं कर रहा है। यूक्रेन की वॉर रणनीति पर पॉलिटिको का खुलासा हुआ है। जंग की जानकारी छिपाना पड़ सकता है भारी। तो देखिए, अब सवाल ये, क्योंकि आपको हमने सस्पेंस दिखाया था कि किस तरह से जासूसी के जरिए पेंटागन से जो वॉर डॉक्यूमेंट्स थे वो लीक हुए थे। अब इसको लेकर क्या खतरा महसूस कर रहा है यूक्रेन? रूस पर विध्वंसक काउंटर अटैक की तैयारी इस वक्त यूक्रेन करता हुआ नजर आ रहा है। बिग वॉल पर एक इंफॉर्मेशन, रूस पर विध्वंसक काउंटर अटैक की तैयारी कर रहा है यूक्रेन। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन थी जो निकलकर इसी से आई थी। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी रणनीति सहयोगी देशों से लगातार छिपाता हुआ नजर आ रहा है। और क्या बड़ी बात, पेंटागन के डॉक्यूमेंट लीक होने के बाद सीक्रेट छिपा रहा है। बॉर्डर पर लड़ रही सेना सीक्रेट जानकारी को बाहर नहीं आने देती है। बाइडेन प्रशासन ने भी माना है यूक्रेन ने कई जानकारियां दी ही नहीं है। तो यह देखिए होता हुआ नजर आ रहा है। रूस पर अटैक से पहले यूक्रेन की चुप्पी से आश्चर्य नहीं है, ये जॉन किर्बी की तरफ से खुद इस बात को कबूला गया। इन सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर जो कि चीन और ताइवान के फ्रंट से जुड़ी हुई है। चीन के खिलाफ ताइवान ने जंग का ऐलान कर दिया है। ताइवान का कोस्ट गार्ड को चीन पर हमले का आदेश, चीन की हिमाकत को मुंहतोड़ जवाब देने का निर्देश दे दिया गया है। तट रक्षक बलों को अधिकार देने वाला प्रस्ताव पास हो गया है। अब चीन पर अटैक के लिए कोस्ट गार्ड को पूरी खुली छूट दे दी गई है। तो क्या बड़ा सवाल यह है, चीन पर हमला करेगा ताइवान? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि तट रक्षक बलों को अधिकार देने वाला प्रस्ताव की चीन पर हमला बोल दिया जाए, जवाबी कार्रवाई चीन के खिलाफ की जाए किसी भी हिमाकत पर। तो देखिए सवाल यही है कि क्या अब वो फ्लैश पॉइंट आ चुका है जहां पर यह माना जा रहा था कभी भी इन दोनों देशों के बीच में युद्ध छिड़ेगा तो चीन पर हमला करेगा, कि अब ताइवान हमला करेगा, ताइवान को चीन को विध्वंसक जवाब देगा
ताइवान की तरफ से यह क्लियर हो गया है। सेल्फ डिफेंस में चीन पर हमला करेगा ताइवान, यानी कि पहले ताइवान हमला बोल सकता है। समंदर में चीनी घुसपैठ का कोस्ट गार्ड जवाब देंगे अगर अब कोई भी हिमाकत होती है पहले की तरह। समंदर में चीनी शिप पर हमला करेगा कोस्ट गार्ड, और प्रस्ताव बाकायदा पास करके इस बात की खुली छूट दे दी गई है। ताइवान ने चीन पर पलटवार करने की तैयारी शुरू कर दी और हमने आपको तमाम वो एक्सरसाइज के विजुअल भी दिखाए थे। तैयारी की ताइवान ने अमेरिका से हथियारों की बड़ी डील की है। तो क्या यही कॉन्फिडेंस है? कुछ दिन पहले ताइवानी राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर थे और यह माना गया है कि जब जो ताइवान के राष्ट्रपति का जब दौरा हुआ तो उस दौरान जो सीक्रेट डील है, बात है वो ये साई के अमेरिकी दौरे से चीन बुरी तरह से भड़का हुआ है। और अब ये जो आदेश है, कुछ दिन पहले ताइवान स्ट्रेट में चीन की वॉर ड्रिल भी हुई है। हमारे साथ ब्रिगेडियर शरदेंदु सर भी हैं। शरदेंदु सर, क्या आपको लग रहा है कि अब वो पॉइंट आ गया है जब कभी भी ये जो प्रस्ताव अब पास हो गया है, ताइवान और चीन के बीच जंग भड़क सकती है? ये देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और अपने कोस्ट गार्ड को ताइवान ने चाइनीज नेवी या चाइनीज कोस्ट गार्ड के अगेंस्ट एक्शन करने के लिए बोला है। ये एक पीस टाइम की एक्टिविटी होती है। अगर कोई इंटरनेशनल वाटर से आगे बढ़ के उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है तो वो उस पर हमला कर सकता है। लिहाजा जो कोस्ट गार्ड को अगर एक्शन दिया है तो ये पीस टाइम से रिलेटेड होता है। लेकिन यही अगर आदेश उनकी नेवी, ताइवान की नेवी को दिया जाता है तो एक बहुत बड़ा कदम होता है। तो ये सारे कुछ पीस टाइम के एक्शन हैं जो एक डिटरेंस का काम करेंगे चाइना के लिए। एक प्रिपरेड, ठीक है, लेकिन सर ताइवान, लेकिन वो चाइना के जो टेंशन एस्केलेट हो रही है उन सब के बीच इन खबरों को एकदम से सपाट और प्लेन तरीके से लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ताइवान की तरफ से एक चेतावनी बड़ी गंभीर चीन को दी गई है। देखिए, इधर रूस और यूक्रेन के बाद अब वॉर का एक नया फ्रंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो खुलता नजर आ रहा है। ताइवान के खिलाफ चीन का बारूदी एक्शन शुरू हो चुका है। आसमान से लेकर समंदर तक ताइवान की घेराबंदी शुरू है। ताइवान की सीमा में घुसे चीन के 27 लड़ाकू विमान। समंदर में ताइवान की सीमा में 7 चीनी वॉरशिप भी मौजूद है और यही वजह है कि ताइवान की तरफ से सख्त चेतावनी दी जा रही है चीन को, और चीन के जो लड़ाकू विमान हैं उनको वापस भी लौटना पड़ा ताइवान के इस सख्त रवैये के बाद से। तो कहीं ना कहीं ताइवान ने पिछले कुछ दिनों में एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाया है, एक एग्रेसिव तरीका अपनाया है चीन से कम इस टेंशन की सिचुएशन में बातचीत का। और देखिए, वॉर का नया फ्रंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, चीन का ऐलान जंग। चीन ने भी क्या कहा है इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। चीन के सुखोई 30 ताइवान स्ट्रेट में घुसे, ये जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं, और J-10 फाइटर जेट ने ताइवान में घुसपैठ की। J-16 फाइटर जेट से ताइवान की घेराबंदी। BZK-005 ड्रोन ने भी ताइवान में घुसपैठ की है। और ये जो घुसपैठ हुई है उसके बाद से लगातार ताइवान की तरफ से सख्त रवैया भी चीन के खिलाफ अपनाया गया है, लेकिन चीन ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने से बाज नहीं आ रहा। ये जो सारी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, दरअसल ये दिखाने बताने के लिए कि किस तरीके से चीन लगातार ताइवान की सीमा को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, और न सिर्फ आसमान बल्कि पानी के माध्यम से भी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर के लिए चलते हैं करुणा के पास। के बीच युद्ध हुआ तो आप देखिए होगा क्या, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो, और ये दर्शकों को बता देते हैं कि आखिर किसमें कितनी ताकत है, समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रक्षा बजट कितना है चीन का? 230 अरब डॉलर का है। एक्टिव सैनिक कितने हैं चीन के? वो है 20 लाख फाइटर जेट्स। अब देखिए, चीन के मुकाबले एक्टिव सैनिक कितने हैं ताइवान के? वो हैं 1.7, यानी कि 1,70,000, यानी कि बहुत कम। अगर चीन के फाइटर जेट्स की बात करें तो 3,285 हैं, और ताइवान के फाइटर जेट्स काफी कम है, 741 मुकाबले चीन के। इधर हेलीकॉप्टर है 912, और इधर अगर हम देखें ताइवान के तो 208 है। तो ये ताकत हमने बकायदे कंपैरिजन रखा। सिंह सर, मेरा सवाल आपसे है कि ताइवान की अगर हम बात करें, अगर इस मुल्क के क्षेत्रफल की भी अगर हम बात करें, तो चीन के सामने वो कहीं पर नहीं टिकता, और ताकत के सामने भी कहीं पर भी टिकता हुआ नजर नहीं आता है। फिर कैसे इतना बड़ा चैलेंज करने के बारे में ताइवान सोच रहा है? कौन है इसके पीछे? करुणा, सबसे पहले मैं समझता हूं कि ताइवान का हमला, अटैक करना या ऑफेंसिव पे जाने की औकात नहीं है। सिंपल वर्ड्स। दूसरा है कि अमेरिका से उसको काफ़ी शह मिल रही है, और अभी जब ये साई बन गई थी अमेरिका से, उसके बाद चीन ने बहुत दबाव डाला था, पूरा ब्लॉकेट किया था। तीसरा है कि
ताइवान में भी इलेक्शन आ रही है जनवरी में। बेशक साई वेन नहीं खड़ी हो सकती, अभी उसकी 2 टर्म हो गई हैं, पर चाहेगी कि अपनी पार्टी री इलेक्ट हो, बिकॉज उन्होंने एंटी चाइना स्टांस रखा है। तो अपनी पब्लिक को दिखाना चाह रही हैं कि हम बड़े स्ट्रांग हैं और हम चीन को ऐसे चेतावनी दे सकते हैं, उसको थ्रेटन लेकिन कर सर सकते ये हैं, बयान पर वो देखिए- मुनासिब नहीं है। और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, फ्रंटलाइन पर यूक्रेन की विध्वंसक तैयारी देखने को मिल रही है। भारी संख्या में बॉर्डर पर जाते दिखे यूक्रेनी टैंक, और इन टैंक्स का वीडियो भी सामने आया है। ये देखिए, ये यूक्रेनी टैंक्स हैं जो कि फ्रंटलाइन पर जाते हुए दिख रहे हैं, और इससे बताया जा रहा है कि यूक्रेन की बड़ी तैयारी है वॉर और ज्यादा लंबा खींचने की। ये विध्वंसक तैयारी है यूक्रेन की तरफ से। एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें टैंक्स दिख रहे हैं और फ्रंट लाइन पर जाते हुए टैंक्स दिख रहे हैं। और रूस से भारत में तेल आयात में नया रिकॉर्ड। रूस से हर दिन 17 लाख बैरल तेल ले रहा है भारत। अरब और इराक के बजाय रूस से ज्यादा तेल आयात। अब चीन भी रूस से तेल खरीद रहा है। चीन की एंट्री से भारत को मिल रहे सस्ते तेल में कमी की आशंका।